नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट रिजेंसी हेल्थ कानपुर से। और आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के बारे में, जिसको हम आम तौर पर पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन समझ सकते हैं, और इसके बचाव के तरीकों के बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये इस बारे में डिस्कशन करना क्यों ज़रूरी है। तो इस बात की गंभीरता को इस तरह से समझा जा सकता है कि अपने लाइफ स्पैन में, अपने जीवन काल में हर प्रत्येक 100 महिलाओं में से लगभग 70 से ज़्यादा महिलाएं किसी ना किसी लाइफ स्टेज में इस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से गुजरती हैं। उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। और जब हम अपने प्रैक्टिकल और क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात करते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से हर महिला किसी ना किसी स्टेज पे इस प्रॉब्लम के थ्रू गुजरती है, इस चीज़ को फेस करती है। तो इसीलिए इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम इस बारे में जानेंगे तब इसके हम लक्षण समझेंगे, बचाव और इलाज को समझेंगे। क्योंकि किसी भी तरह का निग्लेक्ट या फिर इस बात को छुपाना या फिर इसके बारे में खुल के ना बात कर पाना का मतलब ये रहेगा कि हम अपनी इस बीमारी को बार-बार निमंत्रण देंगे, बार-बार इससे जूझना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका मुख्य कारण है हम उसको नहीं समझ पाएँगे। और कई बार लंबे समय से निग्लेक्ट करने की वजह से ये बीमारी बार-बार आती है, और कई बार कुछ रेयर केसेस में गंभीर कॉम्प्लिकेशंस का रूप ले लेती है, जिसको कई हद तक जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और कई स्थितियों में हमें और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ आइए बढ़ते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। तो अगर आपको बार-बार पेशाब लगती है या पेशाब बहुत तेज़ लगती है कि आप उसको बिल्कुल भी रोक नहीं पाते, वॉशरूम तक जाना मुश्किल होता है, या फिर पेशाब करते वक़्त आपको दर्द या जलन का एहसास होता है, या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, या फिर पेट में भारी दर्द होना, कई बार कुछ लोगों को बुखार भी आता है। इसके साथ ही हमें कई बार पेशाब के रास्ते में या तो हल्का लालपन दिखाई देता है, या फिर पेशाब में जो स्मेल है वो बिल्कुल अबनॉर्मल हो जाए। और कुछ केसेस, रेयर केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि किडनी में कुछ खराबी के लक्षण आने लगते हैं, जैसे कि शरीर में सूजन आना, पेशाब का ना होना, बहुत तेज़ बुखार आना, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से अगर इनमें से कोई भी लक्षण है, तो आप एक पॉसिबिलिटी रख सकते हैं कि आपको शायद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन हो सकता है। तो बचाव के तरीकों पे जाने से पहले हमें ये जानना होगा कि रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि मतलब कौन सा पॉपुलेशन है, कौन सा सेक्ट ऑफ पॉपुलेशन है जिसमें मेनली इस इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो जैसा कि मैं बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ महिलाओं के बारे में, तो बीइंग अ फीमेल, महिला होने के नाते ही आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हो। उसका रीज़न समझने की बात करें तो उसका रीज़न ये रहता है, वो हमारे एनाटॉमी में लाई करता है। जैसे कि जब फीमेल्स की यूरेथ्रा मतलब पेशाब की नली की बात करें तो वो सिर्फ अराउंड 4 सेंटीमीटर्स की होती है, जबकि जब मेल्स से कंपैरिजन करते हैं तो उनकी जो पेशाब की नली होती है वो कुछ 15 से 18 सेंटीमीटर के बीच की होती है। तो जो भी जो हमारी ये पेशाब की नली होती है, उसमें हमारे अच्छे बैक्टीरियाज़ लाई कर रहे होते हैं, जो कि किसी भी तरह के फॉरेन बैक्टीरियाज़ को आने से रोकते हैं, या फिर अपनी एक नॉर्मल हेल्थ को बना के रखते हैं। फीमेल्स में ये इन्फेक्शन होना इसलिए कॉमन है क्योंकि जो ये 4 सेंटीमीटर की जो हमारी नली है, वो लाई करती है आउटर ओपनिंग के बीच में और जहाँ हमारा पेशाब स्टोर होता है, यानी कि ब्लैडर के बीच में। तो ये नली जितनी छोटी रहती है फीमेल्स में कि कोई भी इन्फेक्शन आउटर ओपनिंग से अंदर पेशाब के रास्ते जा सकता है, बल्कि मेल्स में यही दूरी जब 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा की हो जाती है, तो जो बैक्टीरिया असेंड होता है अपनी आउटर ओपनिंग से, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी तो यही है कि बीइंग अ फीमेल आप में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर जो दूसरी बात आती है वो होता है मोस्ट कॉमनली जो सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं, वो होता है सेक्सुअल एज ग्रुप में। मतलब
जब हम अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ शुरू करते हैं, तो उस टाइम पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यूरेथ्रा के जो हमारे जो पेशाब की नली है, उसके अपने बैक्टीरियाज़ हैं। इसमें किसी भी तरह के अलग बैक्टीरियाज़ का आना, जैसे कि इंटरकोर्स के बाद में जो चीज़ हो सकती है, तो उसकी वजह से जो दूसरे बैक्टीरियाज़ हमारे ओपनिंग के कॉन्टैक्ट में आएँगे, तो उनकी वजह से जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया हैं वो हट जाते हैं और जो बैक्टीरियाज़ फ़ॉरेन हैं हमारी बॉडी के लिए, वो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। पेशाब के रास्ते से ब्लैडर में चले जाते हैं, वहाँ पे मौजूद यूरिन को इन्फेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बार-बार ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते रहते हैं। तो ये सबसे कॉमन सिनेरियो है जो हम लोग अपने यूजुअल डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं। इसके बाद जो ये इन्फेक्शन है वो कई बार मेंस्ट्रुअल एज फीमेल्स में जो यंग लड़कियां हैं जब मेंसेस शुरू होते हैं और उन्हें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जानकारी नहीं रहती है, या जिनका मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत पुअर रहता है, उनके केसेस में भी हमने देखा है कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उस एज से शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उसमें प्रेगनेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। वो भी इसी वजह से कि जब प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारे जो प्रोटेक्टिव बैक्टीरियाज होते हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है। साथ ही जो हमारा पेशाब का रास्ता होता है वो थोड़ा नैरो हो जाता है और उसकी वजह से भी पेशाब उसमें रुकना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से प्रेगनेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है बार बार पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन होने का। इसके अलावा जब हम बात करें तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसी भी एज ग्रुप को ऐसे कोई भी एज ग्रुप इससे बचता नहीं है। इवन पोस्ट मीनोपॉजल मतलब जब महिलाओं की उम्र एक 45 साल के ऊपर उनके मेंसेस आना, पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद में सिमिलरली जैसे प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते थे, वैसे ही पोस्ट मीनोपॉज हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो हमारा ईस्ट्रोजन लेवल है वो कम हो जाता है। कम होने की वजह से एक तो यूरेथ्रा की जो जो हमारी पेशाब की नली की लाइनिंग है वो सूखने लगती है और साथ में उसके बैक्टीरियाज भी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक तरह के प्रोटेक्टिव फैक्टर्स थे हमारे पेशाब की नली को बैक्टीरियल इन्वेजन से बचाने के लिए। इन दोनों के एब्सेंस में ही हमें हाई रिस्क हो जाते हैं बार बार इन्फेक्शन होने के लिए। इसके अलावा जो हमारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो है आपको लंबे समय से अनकंट्रोल्ड शुगर होना। तो शुगर जैसा कि हम सब जानते हैं, डायबिटीज़ आपको किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए प्रोन करता है, चाहे वो स्किन के इन्फेक्शंस हों, चाहे वो लंग के इन्फेक्शंस हों। तो सिमिलरली पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शंस भी ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हो सकते हैं। पेशाब के रास्ते के खासकर इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि जो शुगर हमारी यूरिन से लीक होती है वो बैक्टीरिया को एक अच्छा ग्रोथ मीडियम देती है। तो जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके पेशाब में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि बैक्टीरिया के लिए एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है। बैक्टीरिया उसमें एक बार अगर आ गया तो वो आराम से उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और ये एक सबसे बड़ा रीज़न रहता है बार-बार शुगर के मरीज़ों को पेशाब का इन्फेक्शन होने के लिए। इसके अलावा कुछ कम पाए जाने वाले रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो बच्चे होते हैं, कई बार बच्चों में ये पेशाब के इन्फेक्शंस देखे गए हैं, पर उनमें स्पेसिफिक रिस्क होता है। मतलब उनका जो पेशाब का रास्ता होता है उसके बने होने में एक तरह की अबनॉर्मैलिटी होती है। उसकी बनावट में पैदाइशी अबनॉर्मैलिटी होने की वजह से ऐसी दिक्कत आती है, या तो पेशाब का रास्ता बंद होता है या फिर पेशाब उल्टी डायरेक्शन में जाती है, जिसकी वजह से जो पेशाब का रास्ता होता है उसमें पेशाब ठहरना शुरू हो जाती है। इस ठहराव की वजह से उन बच्चों में अक्सर कई बार पेशाब के इन्फेक्शन पाए जाते हैं। बल्कि इन सारी अबनॉर्मैलिटीज़ का डायग्नोसिस ही तभी हो पाता है जब बच्चा कोई हमारे पास पेशाब का इन्फेक्शन लेके आता है, बुखार, पेशाब में जलन, पेशाब ना कर पाना इत्यादि लेके। इसके अलावा जो रेयर केसेस होते हैं जिसमें ऐसा हो सकता है बार-बार, वो होता है न्यूरोजेनिक ब्लैडर। यानी कि जो हमारा पेशाब जहाँ पे इकट्ठा होता है, वहाँ पे उसको हम ब्लैडर कहते हैं, और उसके कॉन्ट्रैक्शन से एक नॉर्मल आदमी पेशाब
बाहर निकालता है या पेशाब करता है। जब इस ब्लैडर में कोई दिक्कत आ जाए, जो कि ज़्यादातर पाई जाती है डायबिटीज़ पेशेंट्स में, इसके अलावा जिनको रीढ़ की हड्डी की चोट लगी हो या फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड की कोई दिक्कत हो, जिन्हें जो हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के पेशेंट्स होते हैं, जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, तो इस तरह के पेशेंट्स में उस ब्लैडर में दिक्कत आने की वजह से उनको पेशाब ठीक से नहीं हो पाता है, पेशाब ठहरता है, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि बार-बार पेशाब के ठहराव के कारण उन्हें ये इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। इसके अलावा जो एक ज़रूरी रिस्क फैक्टर रहता है, वो होता है पथरी की दिक्कत। जिनको पेशाब के रास्ते में, चाहे किडनी से लेके यूरेटर के बाद हमारा ब्लैडर आता है, और इन सब किसी भी रास्ते में अगर हमें कोई पथरी है जिसने पेशाब के रास्ते को रोका हुआ है, उसकी वजह से उसके ऊपर में पेशाब इकट्ठा होना शुरू होती है, और जहाँ पे भी पेशाब का ठहराव होगा, वहाँ पे हमें पेशाब के इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। तो जिस कारण से पथरी की दिक्कत होना, जिसको हम स्टोन डिजीज़ कहते हैं, उसमें भी इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं। तो ये तो कुछ मोटे-मोटे रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनके वजह से मरीज़ों को पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होता है, और साथ में कई बार तो कारण ना सही कर पाने पे, ये रिस्क फैक्टर पीछे से ना सही कर पाने पे, ये दिक्कत उनको कई बार आना शुरू हो जाती है। तो ये बैकग्राउंड के साथ में अब हम बात कर सकते हैं कि इसके बचाव के क्या तरीके होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो मेजर सेक्ट है जिस पे हमें ध्यान देना है, वो हमारे फीमेल्स रहते हैं। तो यंगर एज से, क्योंकि इन्फेक्शन होना ना होना सबसे ज़्यादा निर्भर करता है उनके हाइजीन पे, कि वो अपने पेशाब के रास्ते की सफाई किस तरह से करते हैं। तो इस वजह से हर बच्चे को, यंग फीमेल्स को सबसे पहले तो अच्छे से अपना जेनाइटल हाइजीन मेंटेन करना सिखाना चाहिए। तो उसके लिए बहुत छोटी चीज़ें होती हैं जो कई बार हमारे घरों में मिस हो जाती हैं। वो होता है कि हर किसी को अपने जो सफाई है वो मतलब साबुन पानी के इस्तेमाल से करना चाहिए, और दूसरा जो साफ़ करने का तरीका होना चाहिए, वो आगे से पीछे की तरफ होना चाहिए, ना कि पीछे से आगे की तरफ। इसका कारण ये है कि जो हमारे लैट्रिन के रास्ते के बैक्टीरिया हैं, अगर हम उनको पीछे से आगे की तरफ सफाई करेंगे, तो वो बैक्टीरियाज़ हमारे यूरेथ्रा में, मतलब पेशाब की नली में आ जाएँगे, और वो वहाँ पे मल्टीप्लाई करके, प्रोलिफरेट करके इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो इस वजह से एक छोटी-सी चीज़ है कि हमें जब भी सफाई करनी है, एक तो डेली सफाई मेंटेन करनी है, और दूसरा साबुन और पानी का इस्तेमाल करना है, और तीसरा जो सफाई का डायरेक्शन होना है, वो आगे से पीछे की तरफ होना है। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जो हर किसी को डेली ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ आती है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो ये तो सबको पता है कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर्स है। तो हर यंग फीमेल को उसके घर पे ये चीज़ बताई जानी चाहिए कि हाइजीन खासकर पीरियड्स के वक़्त पर बहुत ज़रूरी हो जाती है। उनको एडिक्वेट सामान रहना चाहिए जिसको वो यूज़ कर सकें उस टाइम पे। इसके अलावा जो खराब तरीके हैं, जो रीयूज़ के तरीके हैं, वो ऑल टुगेदर हमें बताना चाहिए कि इनसे जानलेवा इन्फेक्शंस तक हो सकते हैं। तो इस वजह से इनको ऑल टुगेदर अवॉइड किया जाए। फिर तीसरी बात आती है हमारे सेक्सुअल हाइजीन के बारे में, जिसके जिस एज ग्रुप के फीमेल्स मैक्सिमली सबसे ज़्यादा उनमें ये संक्रमण पाया जाता है, तो उसके लिए भी हाइजीन मेंटेन करना तो सबसे ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो ये है कि ना सिर्फ आपकी हाइजीन, आपके पार्टनर की हाइजीन भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी इसमें। तो इस वजह से किसी भी इंटरकोर्स एक्ट के पहले आप लोगों को जो सफाई है वो सोप वाटर से करनी चाहिए, और दूसरा जो फीमेल्स को बात याद रखनी चाहिए वो ये है कि कोई भी ठहरी हुई पेशाब में इन्फेक्शन होने की बहुत चांसेस होते हैं। इस वजह से हमेशा ध्यान रखें कि इंटरकोर्स के बाद अगर हम यूरिन पास कर सकते हैं, तो जो भी इन्फेक्शन आ भी सकता है वो भी नहीं आएगा, और दूसरा जो यूरिन स्टोर था जिसमें ऑलरेडी बैक्टीरियाज पहुंच गए हैं, वो भी पूरे रास्ते को फ्लश आउट कर देगा, तो जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन
ये संक्रमण होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे हमारे पास। फिर उसके बाद में जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि कई बार हम लोग स्पर्मिसाइड्स का यूज़ करते हैं, या फिर जो बैरियर मेथड्स में स्पर्मिसाइड्स लाइंड अप होती हैं, तो उन सब चीज़ों को भी हमें अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये स्पर्मिसाइड्स होते हैं ये हमारे अच्छे बैक्टीरियाज, जो प्रोटेक्टिव बैक्टीरियाज हैं, उनको हटा देंगे या उनको ख़त्म कर देंगे, जिसकी वजह से जो प्रोटेक्शन हमें मिलता था वो प्रोटेक्शन अब नहीं रहेगा और हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद में तो जो बचाव के तरीके होते हैं वो ये रहता है कि हम जो रिस्क फैक्टर्स मैंने बताए उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो शुगर के मरीज़ हैं उनको ध्यान रखना है कि उनको अपना शुगर टाइटली कंट्रोल करना है, ताकि यूरिन लीकेज जो है शुगर की वो ना के बराबर हो जाए। तो जितना अच्छा टाइट शुगर कंट्रोल रहेगा उतना अच्छा हमारा अ, जो जो इन्फेक्शन से बचाव होता है वो उतना ही अच्छा रहेगा। तो सबसे ज़रूरी है कि हमें अपने शुगर कंट्रोल रखना है। उसके लिए हम डाइटरी कंट्रोल करें या फिर दवाइयों का सहारा लें, वो चीज़ अलग है। और क्योंकि आपको एक रिस्क फैक्टर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो इस वजह से आपको पहले के जो बचाव के तरीके हैं वो और अच्छे से कर रहे होंगे। इसके बाद बात आती है कि अगर हमें और कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे कि मैंने बताया था स्टोन डिजीज़ यानी पथरी की बीमारी, या फिर अगर हमें जब बच्चों में कोई ना मतलब कोई पैदाइशी बनावटी बीमारी है, तो उनका अच्छे से लग के इलाज कराना चाहिए। उनको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में बीमारी हमें कुछ रहती है और उसके ऊपर से जब ये इन्फेक्शन होता है, तो पहले तो ये कई बार होता है, उन लोगों को बार-बार आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपका पास एक रिस्क फैक्टर ऑलरेडी एक्जिस्टिंग है। और इसके बाद में कई बार इन रुकावटों की वजह से जो इन्फेक्शन होता है, जो संक्रमण होता है, वो एक गंभीर रूप ले लेता है। तो इस वजह से अगर ऐसी कोई भी बीमारी हमारे दिमाग में है या हमें पता है, तो फिर उसका सही से इलाज कराना चाहिए। इसके अलावा एक हमारा सेगमेंट होता है पेशेंट्स का, जो मैंने न्यूरोजेनिक ब्लैडर की बात की थी। तो डेफ़िनिटली अगर अ, उसकी कोई रिवर्सिबिलिटी है, तो अपने डॉक्टर से मिलकर उस ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए। नहीं तो कुछ मरीज़ होते हैं जो इस कारण से कैथेटर्स पे या फिर कुछ डिवाइसेस पे आ जाते हैं, तो उनको जो स्पेशल केयर बताई जाती है अपने कैथेटर्स की या फिर डिवाइसेस की, जो स्पेशल हैंड हाइजीन बताया जाता है, उसका खास तौर पे बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जो आपकी ब्लैडर की दिक्कत है वो तो है, पर अगर हम हैंड हाइजीन और स्पेशल हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर हम एक और मुसीबत के शिकार हो जाएंगे, जिसको कहते हैं हम लोग रिकरेंट यूटीआई, यानी कि बार बार पेशाब के रास्ते में संक्रमण होना। इसकी पर्सनल डिटेल्स के बाद में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो रहती है एक पब्लिक टॉयलेट्स के बारे में। तो क्योंकि हम सभी को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, तो जो भी आपके प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा काम है कि उसको हम जितना क्लीन रख सकें और जितना उसकी क्लिनलीनेस को मेंटेन किया जा सके, बिकॉज़ वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को पकड़ने का। इसके बाद में अ, जो जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहते हैं, तो जितना पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि पब्लिक टॉयलेट के डर से हम अपने यूरिन को रोकें, क्योंकि कई लोगों में ये एक रिस्पॉन्स आ जाता है कि हम पब्लिक टॉयलेट को ऑल टुगेदर अवॉइड करते हुए सीधे अपने घर पे जाएं, पर उस केस में हम फिर से वही गलती कर रहे हैं कि हम अपना पेशाब को रोक रहे हैं, और मैं जैसा कि मैंने कहा, जितना पेशाब कहीं ठहरेगा उतना ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा। तो ये कुछ मोटे मोटे बचाव के तरीके हैं जिसको हम अपने डेली यूज़ में ला सकते हैं और अपने पेशाब के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसके बाद अगर फिर भी आपको इतना करते हुए कभी इन्फेक्शन हो जाता है, तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट के लिए आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मोटा मोटा इसमें हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, जिसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी कोर्स बताया जा रहा है उसको पूरा अच्छे से कंप्लायंस के साथ में करना है, क्योंकि आधा अधूरा छोड़ पकड़ के जो इलाज होता है वो इस बीमारी को और ख़तरनाक बना देता है द नेक्स्ट टाइम। तो इस वजह से जो भी ड्यूरेशन, जो भी
बताया गया है एंटीबायोटिक का कोर्स वो पूरा लेना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सिम्पटम्स इम्प्रूवमेंट आने के 1-2 दिन बाद में ही अपना सारा ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। तो उस स्थिति में हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी कि जो बैक्टीरिया था, अब वो उस एंटीबायोटिक से नहीं ख़त्म होगा। इस चीज़ को हम अपने उसमें ले आते हैं। तो इस चीज़ को हमें ऑल टुगेदर अवॉइड करना है। इसके अलावा कुछ पेशाब के टेस्ट्स, एक अल्ट्रासाउंड और किडनी की जाँच, ये कुछ केसेस में ज़रूरी होती है जिनमें ये इन्फेक्शन बार-बार आ रहा होता है। और ये सारी जाँचें इसलिए कराई जाती हैं कि हमें बैकग्राउंड में चल रहे रिस्क फैक्टर्स के बारे में पता चल पाए। तो मोटा-मोटा ट्रीटमेंट के बारे में ये है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में हमें सिस्टोस्कोपी या फिर कुछ यूरोलॉजिकल टेस्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, पर यूजुअली ज़्यादातर लोगों का जो इन्फेक्शन है वो सिंपल नॉन इन्वेसिव मेथड से किया जा सकता है। और एंड में कंक्लूड करने के लिए मैं यही कहूँगी कि पर्सनल तो ऑब्वियसली इट इज़ अ पर्सनल इशू, बट क्रिएटिंग अ पब्लिक अवेयरनेस, अगर हम इस बारे में एक पब्लिक अवेयरनेस बना पाएँ और एक दूसरे को इस चीज़ के बारे में समझा पाएँ, खुल के बात कर पाएँ, तो डेफिनेटली बहुत सारे एपिसोड्स जो इन्फेक्शन के होते हैं महिलाओं में, उससे ऑल टुगेदर बचा जा सकता है। थैंक यू।